हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 2, है ना? पारितंत्र लेक्चर 2। पारितंत्र का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम इसे कंप्लीट भी करेंगे। बेटा, जो प्रारंभिक चीजें थी इस चैप्टर की हमने वो पढ़ ली थी। परिचयात्मक जो पार्ट था वो पढ़ लिया था। उत्पादकता उत्पादन के बारे में पढ़ लिया था। और आज अपने लोगों को पढ़ना है बच्चों यहाँ पर अपघटन के बारे में। ठीक है? सबसे जरूरी चीज और सबसे पहली चीज जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है भाई? अपघटन। ठीक है? क्या है वो? अपघटन है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। अपघटन यानी कि डीकम्पोजिशन। अपघटन अर्थात डीकम्पोजिशन। क्या होता है अपघटन? ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि कोई प्लांट है, कोई पादप है, कोई जंतु है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद उनका अपघटन जरूरी है। वो जो एक जटिल कार्बनिक तत्व हैं, या आप ऐसे कहिए कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ से हमें क्या करना होता है? अकार्बनिक चीजों में उसे अकार्बनिक सामग्रियों में तोड़ना होता है। यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है बच्चों, जटिल कार्बनिक पदार्थ, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को हम लोग तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। किसमें? तो आप कहेंगे कि अकार्बनिक चीजों में, जैसे CO2 है, वाटर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, और खनिज तत्व हैं। खनिज तत्व हैं इन सब में। पोषक तत्व लिख सकते हैं यहाँ पर, आप इन्हें कह लीजिए खनिज तत्व कह लीजिए। उसमें हम इन्हें तोड़ेंगे। और इसके लिए क्या क्या चीजें, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, या ये जो ब्रेकडाउन है ये कैसे हो सकता है? तो आप कहेंगे कि ये जो ब्रेकडाउन है ये भौतिक और कैसा होगा? रासायनिक होगा। है ना? भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम। ये जो प्रक्रिया है ये भौतिक हो सकती है और रासायनिक प्रक्रिया प्रक्रम भी हो सकता है। भौतिक व रासायनिक प्रक्रम है बेटा ये। राइट? अपरद एक चीज होती है बेटा, अपरद। जैसे आपने क्या किया? अपरद लिया। आपने क्या किया भाई? अपरद लिया, डेट्राइटस लिया। ध्यान से समझिएगा। आपने क्या किया? आपने लिया अपरद यानी कि डेट्राइटस। और ये अपरद में क्या क्या आता है बताइएगा जरा। तो आप कहेंगे जैसे प्लांट के जो अवशेष हैं, यानी कि पत्तियां हैं, छाल है, पुष्प हैं, है ना, ये मृत अवशेष किसके बेटा? बताइएगा जरा। तो आप कहेंगे कि या प्राणियों का मल इत्यादि है। अर्थात जंतु व पादपों के मृत अवशेष। जंतु व पादपों के मृत अवशेष। ठीक है? ये सब मिलके क्या करते हैं? अपरद बनाते हैं भाई। ये सब मिलके क्या करते हैं? ये सब मिलके बनाते हैं अपरद। अपरद। और इस अपरद में आप देखिएगा कि जब वायुमंडलीय परिस्थितियां ठीक होती हैं, ठीक है ना, वायुमंडलीय परिस्थितियां जो है ठीक होती हैं। वायुमंडलीय परिस्थितियां जब बढ़िया होती हैं, वो वायुमंडलीय परिस्थितियां, तो यहाँ पे बहुत सारे काम भी होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे एक तो होता है खंडन। क्या होगा भाई? खंडन। और क्या होगा? निच्छालन। निच्छालन। और क्या होगा? अपचयन। तो खंडन, निच्छालन और अपचयन के बाद, सही परिस्थितियों में खंडन, निच्छालन और अपचयन के बाद दो चीजें होती हैं भाई। दो चीजें होती हैं।
एक होता है ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस का निर्माण। ये सब होने के बाद क्या होता है बेटा, एक तो होता है ह्यूमिफिकेशन अर्थात ह्यूमस निर्माण, या आप कह सकते हैं कि ह्यूमस का निर्माण। और बच्चों दूसरा चीज यहाँ पे जो होती है वो है मिनरलाइजेशन अर्थात खनिजीकरण। ह्यूमस बनता है और खनिज मुक्त होते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद ह्यूमस बनता है और खनिज मुक्त होते हैं। और मैं बताऊं कि जो ह्यूमस है, ह्यूमस से भी अल्टीमेटली क्या होंगे, खनिज ही तो मुक्त होंगे। ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस से भी क्या होना है, खनिज ही मुक्त होना है बच्चों। तो ये है काम किसका, आप कहेंगे कि जो होता है इस अपघटन के दौरान। अपघटन के दौरान अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि तीन काम है जो मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है ना, तीन काम है भाई जो यहाँ पर मुख्य रूप से होते हैं। तीन काम है भाई जो मुख्य रूप से होते हैं, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से, खंडन, निच्छालन और अपचयन। और अभी देखिए, जैसे प्लांट है, इससे कोई पत्ती गिरी, ठीक है, इसको अर्थवर्म में खाया किसी, है ना, या ये थोड़ा सा और सड़ी फंजाई वगैरह के एंजाइम ने इसको खाया, मतलब इसको डाइजेस्ट किया, फिर ये मिट्टी में मिल गया, फिर से इसको क्या हुआ, प्लांट ने अपटेक किया। तो इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है चलता रहता है पूरी अपघटन की प्रक्रिया में। ठीक है, अपघटन की पूरी प्रक्रिया में। अब ये जो डिकम्पोजिशन अपघटन है, इसमें तीन मुख्य स्टेप हैं, और ये तीनों स्टेप साथ साथ चलते हैं, पढ़ते तो हम अलग अलग हैं। तीन चीजें हो रही भाई साहब। क्या क्या हो रहा है आइए मैं समझाता हूँ आपको। क्या क्या हो रहा है आइए मैं समझाता हूँ आपको। एक तो यहाँ पे हो रहा है अपरद का खंडन। खंडन किसका हो रहा है, अपरद का। अपरद का खंडन। दूसरा हो रहा है यहाँ पर निच्छालन। और तीसरा हो रहा है, ठीक है, अपरद का खंडन, निच्छालन, और तीसरा हो रहा है यहाँ पर अपचयन। तीसरा क्या हो रहा है भाई साहब, अपचयन हो रहा है। ये तीन चीजें हैं। और इनके बाद फिर होता है ह्यूमस का निर्माण या अर्थात ह्यूमिफिकेशन और खनिजीकरण। और ह्यूमस भी अंततोगत्वा आखिरी में खनिजों के रूप में ही मुक्त होता है। ठीक है, ये वाली बात है भाई। सीधी सी बात है कि क्या होता है इस खंडन की प्रक्रिया में। खंडन की प्रक्रिया में आखिरकार होता क्या है, ये समझने वाली बात है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ये कोई एक बड़ा सा जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े पर जो है तोड़ देते हैं। इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों पे तोड़ देते हैं भाई। ये काम करते हैं अपरदहारी। ये क्या है, अपरद है। इस अपरद को ऐसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ा गया, तो उसको तोड़ने वाले जो जीव हैं उनको क्या कहते हैं, अपरदहारी कहते हैं। अपरदहारी, ठीक है। अपरदहारी क्या है, तो अकशेरुक प्राणी होते हैं ये, ठीक है, अकशेरुक प्राणी। जैसे कि जो मृदा चिंचड़ी है, या आप कह सकते हैं कि केचुआ है, ये सब। और आपने भी सुना होगा कि केचुआ को कहा जाता है कि ये तो भाई किसानों का दोस्त है। केचुआ को हम लोग क्या कहते हैं, किसानों का मित्र। किसानों का मित्र, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी को, मृदा को भुरभुरा बनाता है। मृदा को क्या करता है बेटा, भुरभुरा बनाता है। परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलता है कि जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है ना। तो ये केचुए का काम है भाई। अब सवाल ये कि साहब ये हमने ऐसा क्यों किया, ये छोटे छोटे अपरद से हमने क्या किए, ये महीन कण क्यों बनाए। तो ये महीन कण इसलिए बनाए गए क्योंकि इससे सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा।
सतह क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा, और जब सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो एंजाइम बढ़िया से, एंजाइम सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे, आसानी से कार्य कर पाएंगे, आसानी से कार्य कर पाएंगे, आसानी से कार्य कर पाएंगे। समझिए, ये इतना बड़ा एरिया था, एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका अपघटन होगा, समय भी लगेगा। अब मान लीजिए इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इसके, एक टुकड़ा ये है, ये दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरीके से। अब क्या वैसा भी हर जगह पे एंजाइम काम कर रहा है, सतह बढ़ चुकी है, सरफेस एरिया पहले की तुलना में बढ़ चुका है, हर जगह पे एंजाइम काम कर रहा है साहब, हर जगह पे एंजाइम काम कर रहा है। आगे बात समझ में? तो ये फायदा जो है होता है किस चीज का? खंडन का। ये खंडन का फायदा है साहब, ठीक है ना, खंडन का फायदा है। लीचिंग की प्रक्रिया में क्या होता है वो भी समझिए। अब जैसे ये खंडन वगैरह हुआ, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी, ये तो थोड़े टुकड़े बने, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वाटर सॉल्युबल भी होती हैं, कुछ बेटा ऐसी चीजें भी होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो निच्छालन, लीचिंग कहते हैं इसे, ठीक है। खंडन को क्या कह दिया जाएगा? केटाबोलिज्म। इंग्लिश भी लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। निच्छालन को कह दिया जाएगा लीचिंग, और अपचयन को कह दिया जाएगा केटाबोलिज्म, केटाबोलिज्म कह दिया जाएगा। ये जो निच्छालन है, निच्छालन, ठीक है, निच्छालन की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो खंडित अपरद है, खंडित, खंडित अपरद, आप कहेंगे खंडित व अपघटित अपरद में उपस्थित, खंडित व अपघटित अपरद में उपस्थित, खंडित व अपघटित अपरद में उपस्थित जल में विलेय, जल में विलेय यानी वाटर सॉल्युबल होना चाहिए बेटा, जल में विलेय भाग, जैसे कि शुगर हो सकते हैं बेटा, शर्करा, अकार्बनिक तत्व इत्यादि का, इत्यादि का भूमि के अंदर प्रवेश कर जाना, भूमि के अंदर प्रवेश करना, प्रवेश करना, एवं, एवं अनुपलब्ध लवण के रूप में निक्षेपित हो जाना, अनुपलब्ध लवण के रूप में निक्षेपित हो जाना, निक्षेपित हो जाना, इसको क्या कहते हैं भाई? निच्छालन कहते हैं। जैसे समझो, मैं समझा रहा हूं तुम्हें, हो क्या रहा है। मान लो बेटा ये ऐसे इस तरीके से जो है सॉइल है, ये ऐसे सॉइल है ना, ये ऐसे सॉइल है, मिट्टी है ये। अब क्या हो रहा है कि ये जो वाटर सॉल्युबल चीजें हैं, है ना, वाटर सॉल्युबल चीजें, ये क्या धीरे धीरे इस जमीन के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। वाटर जा रहा है ना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, ये जो पानी है, ये जो वाटर है, ये जमीन के अंदर जा रहा है। इसी के साथ साथ वो जो जल में विलेय चीजें वो भी अंदर जा रही हैं, और अब वो अनुपलब्ध हैं। किस बात के लिए? अपघटन के लिए, क्योंकि वो जमीन के अंदर जा चुकी हैं भाई। तो अनुपलब्ध लवण के रूप में वो निक्षेपित हो जाती हैं, प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, है ना। रिस रिस के, जैसे आप देखो ना, कपड़े अपने फैला दो सूखने के लिए, तो पानी रिसता है नीचे, छत में गिरता है। तो वैसे ही सोचो, सतह से, पृथ्वी की सतह से, जमीन की सतह से पानी रिश्ते रिश्ते नीचे जाता है ना। तो वो जब पानी रिस रिस के नीचे जा रहा होता है, तो उसी में क्या होता है बताओ जरा मुझे। उसी में आप ये देखते हैं कि ये जो जल में विलेय चीजें हैं, ये भी फिर नीचे चली जाती हैं। अपचयन की प्रक्रिया में क्या है, अगर हम मृतोपजीवियों की बात करें, मृतोपजीवी, है ना, जैसे कि जीवाणु और कवक,
जैसे कि बेटा जीवाणु और कवक, ये क्या करते हैं, अपने जो एंजाइम है उनको रिलीज करते हैं, एंजाइम स्रावित करते हैं। और जब ये एंजाइम स्रावित करते हैं तो इनका एंजाइम क्या करता है बताइएगा जरा, वो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यहां से छोटे छोटे टुकड़े बने, समझो आप, यहां से पहले क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े बने, ये ये बने छोटे छोटे टुकड़े, जो जल में विलय था, जो जमीन के अंदर चला गया। अब वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ के, चूंकि सरफेस एरिया बढ़ चुका है, एंजाइम आसानी से काम करेगा। एंजाइम क्या हो जाएगा बताइए जरा, एंजाइम वहां पर जो है आसानी से काम करेगा। तो बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह के जो एंजाइम है, अब उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस और खनिज में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ह्यूमस और खनिज में जो है तोड़ देंगे भाई। ये काम हो रहा है यहाँ पर, आगे बात समझ में, ये काम हो रहा है बेटा। चलिए आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ, ये हमने जो तीन चीजें पढ़ी है अभी, क्या क्या, खंडन, निच्छालन और, बताओ जरा मुझे, अपचयन। ये एसपी पॉइंट है भाई आपके लिए। क्या आप कहेंगे कि अपघटन के सभी पद, या अपघटन के सभी पद, जैसे कि खंडन, निच्छालन, खंडन, निच्छालन एवं अपचयन, खंडन, निच्छालन एवं अपचयन अपरद पर, अपरद पर एक साथ कार्यरत होते हैं, अपरद पर एक साथ कार्यरत होते हैं, एक साथ बेटा ये कार्यरत होते हैं, एक साथ ऑपरेशनल होते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमिफिकेशन की, है ना, कि ये सब होगा तो ह्यूमिफिकेशन होगा। तो ये दोस्तों ह्यूमिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस निर्माण। ह्यूमिफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ह्यूमस निर्माण, ह्यूमस बनता है। आपने देखा होगा ऐसे गहरे रंग का होता है, थोड़ा भुरभुरा भुरभुरा सा होता है, ह्यूमस कहते हैं उसे। आइए ह्यूमस के सम्मान में कुछ बातें मैं लिख देता हूँ कि भाई ये ह्यूमस क्या है आखिरकार, ये ह्यूमस जो है वो आखिरकार है क्या, है ना। तो ह्यूमस के बारे में छोटी छोटी बातें लिखना शुरू करते हैं। आप करेंगे गहरे या काले रंग का, रंग का, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस है ये, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टल नहीं बनते इसके, रवेदार नहीं होता है। सूजी का रवा देखा कैसे रवेदार होता है, तो ये वैसे रवे रवे वाला नहीं होता, अक्रिस्टलीय ठोस है, रवाहीन कह सकते हैं, आपकी रवा जैसी कोई चीज नहीं बन रही है। आप कह सकते हैं कि ये कोलाइड भी है, को थोड़ा सा कोलाइडी नेचर का होता है, ठीक है। अम्लीय है भाई ये, यानी पीएच इसका जो है वो 7 से कम आएगा, अम्लीय है, अम्लीय। ये पार्शियली, आप कहेंगे आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ, 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 ठीक है ना। तो ये आंशिक रूप से क्या है, अपघटित है, इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। और ये क्या है, इसका जो अपघटन है वो बहुत धीरे धीरे होता है, इसका अपघटन अत्यंत ही धीमी गति से होता है, अत्यंत धीमी गति से। क्यों, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जो इस पे कार्य करते हैं, सूक्ष्म जीव बेटा क्या है, इस पे क्रियाशील होते हैं, उनके लिए बहुत प्रतिरोधी होता है, सूक्ष्म जीव क्रिया के लिए प्रतिरोधी, रेजिस्टेंट है,
सूक्ष्म जीव क्रिया के लिए क्या है, प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंट है। बहुत कम ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, देयर आर वेरी फ्यू माइक्रोब्स व्हिच कैन डिकम्पोज ह्यूमस। ऐसे बहुत कम सूक्ष्म जीव हैं जो आगे ह्यूमस को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर पाते हैं। और ये क्या है, पोषक भंडार, रिजर्वायर ऑफ मिनरल, पोषक भंडार की भांति कार्य करता है बच्चों। ह्यूमस जो होता है कैसे कार्य करता है, ह्यूमस कार्य करता है पोषक भंडार के जैसे। और अब ये जो ह्यूमस है, इस ह्यूमस का फनजी क्या, फाइनली क्या होगा बेटा, खनिजीकरण। क्या होता है ये खनिजीकरण, सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि खनिज मुक्तिकरण या खनिज मुक्त होना। जो भी अकार्बनिक पदार्थ था उससे अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मतलब अगर आप ऐसे समझें कि अपराध, ठीक है, उसके बाद क्या भाई, खंडन, निच्छालन, निच्छालन अपचयन, तो उससे क्या बन गया बताओ जरा, ह्यूमस। और उस ह्यूमस से अल्टीमेटली हमें क्या बनाने हैं, खनिज तत्व बनाने हैं, पोषक तत्व फ्री कराने हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे बताइए जरा मुझे, इस पूरी प्रक्रिया को आप कहेंगे खनिजीकरण। मतलब अपघटन है, लेकिन अपघटन से हमें क्या करने, खनिज मुक्त कराने हैं, है ना। तो ये वाला जो स्टेप है ये खनिजीकरण है, और अपघटन में यही होता है। बोलो भाई, आगे बात समझ में। चलिए, अब हम बात करेंगे कि अपघटन कब तीव्र गति से होता है और कब मंद गति से होता है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है बच्चों से। अपघटन जो है कब तीव्र गति से होता है और कब मंद गति से होता है। ऐसे कौन कौन से कारण है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है। मान लीजिए अगर वायवीय परिस्थितियां हैं, वायवीय परिस्थितियां तो तीव्र गति से होता है। लेकिन अगर अवायवीय परिस्थितियां हैं भाई साहब, तो मंद गति से होता है। इन्वायरमेंट जो है अगर वो गर्म व आर्द्र है वातावरण, गर्म और आर्द्र वातावरण है, तो फिर तीव्र गति से होता है अपघटन का कार्य। लेकिन अगर वो ठंडा और शुष्क है, इन्वायरमेंट कैसा है भाई, ठंडा और शुष्क, तो अपघटन बहुत मंद गति से होता है। अपरद में लिग्निन, अपरद में क्या है बेटा, अपरद में नाइट्रोजन व जल में विलेय पदार्थ, जल में विलेय पदार्थ जैसे कि शर्करा की अधिक मात्रा, तो अगर नाइट्रोजन और शुगर वगैरह ज्यादा है तो क्या होगा, तेज गति से होगा डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अपरद में लिग्निन और काइटिन की मात्रा अधिक है, अपरद में लिग्निन व काइटिन की अधिक मात्रा, अपरद में लिग्निन व काइटिन की अधिक मात्रा, अपरद में लिग्निन व काइटिन की अधिक मात्रा, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या देखिएगा बेटा, कि जो ये कार्य है अपघटन का वो मंद गति से होगा अगर लिग्निन और काइटिन ज्यादा है। अगर लिग्निन और काइटिन ज्यादा है तो ये जो कार्य है मंद गति से होगा। ठीक है, चलो, यही थे कारक। आइए मैं आपको पढ़ा देते हैं ऊर्जा प्रवाह। ठीक है ना, अब मैं आपको जो है ऊर्जा प्रवाह पढ़ा देता हूँ, एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा देता हूँ। ये देख पा रहे हैं आप, ऊर्जा प्रवाह अर्थात एनर्जी फ्लो। ऊर्जा प्रवाह अर्थात एनर्जी फ्लो, क्या माजरा है साहब, समझिए। अब देखिए, सूरज से ऊर्जा मिली, कुछ हीट के रूप में इधर उधर गई, कुछ प्लांट ने एब्जॉर्ब किया उसको, फोटोसिंथेसिस करी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के पास, मतलब जब उन्होंने प्लांट को खाया तो कुछ ऊर्जा जो है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल तक आई, है ना। वहां से कुछ लॉस हुआ, थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक गई। तो आप देख रहे हैं कि
पारितंत्र में, ठीक है ना, पारितंत्र में ऊर्जा का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, प्रवाह। और उसकी क्या एक क्रमिक प्रक्रिया है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में। आप कहेंगे पारितंत्र में जीवों के मध्य, जो विभिन्न 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 प्रकार के जीव हैं, जीवों के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण की ऊर्जा स्थानांतरण की एक क्रमिक प्रक्रिया, एक क्रमिक प्रक्रिया, ठीक है भाई, क्रमिक प्रक्रिया है, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। और आप देखें, आप कहेंगे कि गहरे, अच्छा, होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इकलौता जो सोर्स है वो सन है, लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर। जैसे आप कहेंगे कि गहरे समुद्र में गहरे समुद्र में पाए जाने वाले गहरे समुद्र में पाए जाने वाले डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जो होते हैं ना, हाइड्रोथर्मल वेंट, जल तापीय पारितंत्र, गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर छोड़कर सभी पारितंत्रों के लिए सभी पारितंत्रों के लिए सभी पारितंत्रों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है भाई, ये वाली बात। ऊर्जा फ्लो यानी कि एनर्जी, ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो। अच्छा, खनिजीकरण क्या है, मैं आपको बताऊं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है, पोषण चक्रण, या न्यूट्रिएंट फ्लो जो है, आप कहेंगे कि पोषक प्रवाह। अगर पारितंत्र में पोषक प्रवाह देखें तो बेटा वो कैसा प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया। लेकिन ऊर्जा जो है, एनर्जी फ्लो साइक्लिक नहीं है। ऊर्जा प्रवाह जो है वो साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, वो क्या है, सीधी प्रक्रिया है भाई, लीनियर प्रोसेस है, ये भी याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे पॉइंट मार्क करेंगे इसे आप, कि जो एनर्जी फ्लो है वो तो एक लीनियर प्रोसेस है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट फ्लो है वो कैसा प्रोसेस है साहब, साइक्लिक प्रोसेस है। अब देखिए क्या होता क्या है, जो आपतित सौर विकिरण है, ध्यान से समझेंगे आप, आपतित सौर विकिरण, आपतित सौर विकिरण जो है, आपतित सौर विकिरण, उस आपतित सौर विकिरण का, ध्यान से समझेंगे बेटा, आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग जो है, 50% से कम भाग, वो कैसा है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण है, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, यानी इस लायक है कि प्रकाश संश्लेषण उधर हो सके उससे, ठीक है ना। और फोटो, इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, ये कुल हो गया 100%, उसका 50% से भी कम भाग ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो पाए, 50% से अधिक भाग ऐसा है जो क्या होता है, आप कहेंगे गैस या जल वाष्प द्वारा अवशोषित, या फिर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे धूल द्वारा प्रकीर्णित, उसका धूल के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, स्कैटरिंग। या आप कहेंगे कि बादलों के द्वारा इसका जो है, क्लाउड के द्वारा क्या हो जाएगा, परावर्तन।
बादलों द्वारा परावर्तन, तो परावर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा, अवशोषण होगा। 50% से अधिक भाग का, ये जो 50% से कम भाग है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण जिसे पीएआर कहते हैं, इसका 2 से 10% वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग, समझो आप, इसका इसका 2 से 5%, तो कुल, सॉरी, 2 से 10%, तो कुल आपतन का 1 से 5%। समझ रहे हैं आप? इस आपतित सौर विकिरण का, ध्यान से समझिए, इस आपतित सौर विकिरण का 1 से 5%, इस प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण में कहे तो 2 से 10%, ये है जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो पाता है, जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो पाता है। ये चीज समझिए आप, क्योंकि ऊर्जा की हानि होती है, ये सब कुछ होता है। और मैं आपको बताऊं और मैं आपको बताऊं अगर आप ये चाहते हैं कि पारितंत्र सतत रूप से कार्य करता रहे, पारितंत्र जो है बिना किसी डिस्टरबेंस के काम करे, निर्बाध रूप से काम करे, निर्बाध रूप से कार्यरत रहे, पारितंत्र जो है निर्बाध रूप से कार्यरत रहे, इसके लिए ऊर्जा की ऊर्जा की सतत आपूर्ति आवश्यक है बेटा, ऊर्जा की सतत आपूर्ति आवश्यक। समझ रहे हो आप? मतलब क्या है कि अगर ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इकोसिस्टम मेंटेन बना रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि इकोसिस्टम मेंटेन बना रहे, अगर आप ये चाहते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि वो जो पारितंत्र है वो ठीक से कार्य करता रहे, तो ऊर्जा की एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जो है वो बहुत जरूरी है साहब। और पारितंत्र जो है, आप उधर फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आप पढ़ते हैं। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र ऊष्मागतिकी के पारितंत्र ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम का पालन करता है। प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम का पालन करता है। ठीक है भाई, पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, वो क्या करता है, वो ऊष्मागतिकी के, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उन दोनों का क्या करता है भाई, वो पालन करता है। आगे बात समझ? चलो बेटा, अगली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला भाई, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला, राइट। खाद्य श्रृंखला, फिर ट्रॉफिक लेवल, क्या होता है, ये सब एक एक करके समझते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन की। इसकी बात कर रहे हैं भाई, खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन। क्या है ये खाद्य श्रृंखला? ठीक है ना, आप कहेंगे जीवों का क्रम है, आहार उपलब्धता या चुनाव के आधार पर, आहार उपलब्धता या चुनाव के आधार पर, आधार पर आधार पर आहार उपलब्धता या चुनाव के आधार पर जीवित जीवों का क्रम, जीवित जीवों का क्रम, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला में जो जीव का विशेष स्थान है,
खाद्य श्रृंखला में जो जीव का क्या है बेटा विशेष स्थान, बताइए उसे क्या कह दिया जाएगा? वो जो खास जगह है किसी जीव की उसे कह देंगे पोषी स्तर या पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल, उसे पोषी स्तर या फिर ट्रॉफिक लेवल कह दिया जाएगा, पोषी स्तर या फिर ट्रॉफिक लेवल, याद रखेंगे भाई। खाद्य श्रृंखला का जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें, मान लीजिए आप खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देखना चाहते हैं, और ये ना अलग अलग तरीके के पोषी स्तर होते हैं। पहले मैं आपको खाद्य श्रृंखला का उदाहरण समझा दूं। एक खाद्य श्रृंखला में लिख रहा हूं यहां पर स्थलीय पारितंत्र की, जैसे मान लीजिए घास से काम शुरू हुआ, घास, तो घास जो है ये ट्रॉफिक लेवल 1 में आएगा, आप जानते ही हैं। घास को समझ लीजिए आप कि तिलचट्टा या टिड्डा ने खाया, टिड्डा ने खा लिया, टिड्डा जो है ट्रॉफिक लेवल दूसरे में आ जाएगा। इस टिड्डे को फ्रॉग ने खाया भाई साहब, हिंदी में लिख देता हूँ मेढक, तो मेढक जो है ट्रॉफिक लेवल 3 T3 में आ जाएगा। मेढक को चाप गया सांप, तो ये क्या हो जाएगा T4 में आ जाएगा। और सांप को लपेट दिया बाज ने, तो बाज जो है यहाँ पर T5 हो जाएगा, सर्वोच्च उपभोक्ता कहेंगे आप T5 को। अब जिसको उस खाद्य श्रृंखला में कोई नहीं खा रहा वो क्या है सर्वोच्च उपभोक्ता है। या अगर आप चाहें तो वैसे ही जलीय पारितंत्र में भी एक खाद्य श्रृंखला देख सकते हैं मित्रों, जलीय पारितंत्र में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जलीय पारितंत्र में जी मान लीजिए पादप प्लवक है, फाइटोप्लैंक्टन जिन्हें आप कहते हैं पादप प्लवक, पादप प्लवक को आप रखेंगे T1 में। इनको कौन खाएगा जंतु प्लवक, ये आएंगे T2 में। जंतु प्लवक को खाएगा कौन छोटी मछली, वो आएगा T3 में। छोटी मछली के बाद बड़ी मछली, वो आएगा T4 में। तो इस तरीके से जो है ये खाद्य श्रृंखलाएं वर्क करती हैं। ये जो सीक्वेंस है इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और किसी भी लेवल पे आप बात कर ले वो उसका क्या है पोषी स्तर है। जैसे ये पहला पोषी स्तर है, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ये जो भिन्न भिन्न क्या है पोषी स्तर है, इनको समझो आप। ये जो अलग अलग पोषी स्तर हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। जैसे जो पहला ट्रॉफिक लेवल है T1, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है T2, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है T3 और ये है T4। इसी में उन्होंने सर्वोच्च उपभोक्ता भी ले लिया है। इसी में उन्होंने क्या ले लिया है बेटा सर्वोच्च उपभोक्ता की भी बात यहीं पर कर ली है भाई। ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये कैसे होते हैं बेटा स्वपोषी होते हैं। ये जो T1 पे जीव आते हैं ये कैसे होते हैं स्वपोषी, स्वपोषी, ठीक है। इनको क्या कह दिया जाता है परिवर्तक कह दिया जाता है। इनका एक और नाम होता है परिवर्तक, यानी को कह दिया जाता है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। फाइटोप्लैंक्टन है, ग्रास है, ट्री है, आपको और याद रखना तो आप याद रख सकते हैं जैसे शैवाल है, सभी प्रकार के प्लांट शैवाल ये सब किस में आ जाएंगे ट्रॉफिक लेवल 1 में आ जाएंगे भाई, ट्रॉफिक लेवल 1 में। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है प्राथमिक उपभोक्ता, ये दरअसल क्या है हर्बीवोर है भाई, ये शाकाहारी है। क्या है ये शाकाहारी, शाकाहारी है। इनको की इंडस्ट्री एनिमल भी कह दिया जाता है। इनको क्या कह दिया जाता है की इंडस्ट्री एनिमल। क्यों? क्योंकि ये घास खाते हैं और मांस बनाते हैं, घास से मांस बनाते। अरे भाई बकरी ने घास खाया, बकरी को शेर ने खाया, शेर ने घास थोड़ी खाई, शेर ने खाई बकरी। बकरी क्या कर रहा था घास खा रहा था, अपने अंदर मांस बना रहा था। तो जो शाकाहारी है जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये आते हैं ट्रॉफिक लेवल 2 में।
कौन से ट्रॉफिक लेवल में आएंगे भाई? ट्रॉफिक लेवल 2 में आ जाएंगे। और ट्रॉफिक लेवल 2 में आते हैं शाकाहारी, ठीक है ना, शाकाहारी कहते हैं। जू प्लैंकटन यानी कि जंतु प्लवक, ठीक है, ग्रास होपर यानी कि टिड्डा, काऊ यानी कि गाय, है ना, तो ये सब क्या होते हैं? हिरन, ये सब क्या होते हैं बताइएगा जरा। ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। ये जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं ये है प्राथमिक मांसाहारी, प्राइमरी कार्निवोर। क्या है भाई ये? तो ये है प्राथमिक मांसाहारी। T3 में आएंगे, जैसे चिड़िया है, मछलियां है, भेड़िया है ना, मेढक है, ये देखिए ना, मेढक T3 में आएगा इस तरीके से। और फिर ये जो ट्रॉफिक लेवल 4 में आ रहे हैं, जनरली यही क्या है ना, आप इसको मान सकते कि यही यहाँ पर सर्वोच्च उपभोक्ता है या सर्वोच्च मांसाहारी, T4 तक, इस तरीके से। तो ये हमने बात करी विभिन्न विभिन्न पोषी स्तर की, T1 T2 T3 T4। बच्चों यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है खाद्य जाल का, खाद्य जाल, फूड वेब, खाद्य जाल, खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। खाद्य जाल यानी कि फूड वेब, ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर खाद्य जाल की यानी कि फूड वेब की। राइट, चलिए, क्या होता है खाद्य जाल? अब देखिए नेचर में, प्रकृति में कोई एक फीडिंग ऑप्शन तो है नहीं। आप लौकिक सब्जी भी खा रहे हो, आप चावल भी खा रहे हो, कुछ लोग मछली भी खा रहे हैं, चिकन भी लपेट दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? आप कहेंगे ये नेटवर्क है एक। जैसे आप समझो T1 T2 T3 T4, है ना। फिर एक और खाद्य श्रृंखला हमने ले ली, ऐसे कलर से बता रहा हूँ, T1 T2 T3 T4। एक और ले ली, T1 T2 T3 T4, ऐसे आपने ले ली खाद्य श्रृंखला। अब समझो ये एक खाद्य श्रृंखला है, दूसरी है, तीसरी। लेकिन क्या हो रहा है भैया, हो सकता है कि ये जो T2 है, ये T2 ये इसको भी खा रहा हो, या ऐसा हो सकता है ये इसको खा रहा हो, ऐसा हो सकता है इसको खा रहा हो, ये इसको खा रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से भिन्न 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 प्रकार के जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो आपस में क्या है, जुड़ी हुई, इंटरकनेक्टेड। आप कहेंगे आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं का समूह, आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं का समूह, खाद्य श्रृंखलाओं का समूह। और ये खाद्य जाल जो बन रहा है भाई, खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कह रहे हैं, खाद्य जाल कह रहे हैं। और जितना जटिल खाद्य जाल होगा, मैं ऐसे कह सकता हूं कि पारितंत्र की स्थिरता, ध्यान से सुनेंगे आप, पारितंत्र की स्थिरता, बच्चों सुनो, पारितंत्र की स्थिरता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी खाद्य जाल की जटिलता के, खाद्य जाल की जटिलता के। क्यों भैया? क्योंकि जितना जटिल होगा खाद्य जाल, यानी कि वहां पर इंटरकनेक्टेड फूड चेन उतने ज्यादा हैं, इंटरकनेक्टेड खाद्य श्रृंखलाएं उतनी ज्यादा हैं। अगर इंटरकनेक्टेड खाद्य श्रृंखलाएं बहुत ज्यादा हैं, इसका क्या मतलब निकल के आता है? कि एक जीव के पास खाने के बहुत सारे अवसर हैं, एक एक जीव के पास खाने के क्या हैं, बहुत ज्यादा अवसर हैं। और जब एक एक जीव के पास खाने के बहुत ज्यादा अवसर रहेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मुझे बताइए आप। इसका ये मतलब हो जाएगा, इसका बेटा ये मतलब हो जाएगा कि अगर खाद्य श्रृंखला, मैंने कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, खाद्य जाल बहुत जटिल है, इसका मतलब जीवों के पास खाने के लिए भरपूर है चीजें, दबा दबा के खा रहे हैं वो। और अगर उनके पास फीडिंग ऑप्शन ज्यादा है
तो कहीं ना कहीं हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीव हैं वो जल्दी मरेंगे नहीं, यानी कि डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और वो अधिक स्थायी भी होगा। खाद्य श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। मैं आपको मुख्यतः दो खाद्य श्रृंखलाएं पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि खाद्य श्रृंखला स्थल में कैसी है, जल में कैसी है, ठीक है ना। और वो जो खाद्य श्रृंखला थी वो क्या थी भाई, एक तरीके की चारण खाद्य श्रृंखला थी, ग्रेजिंग फूड चेन। तो खाद्य श्रृंखला जो है बच्चों दो तरीके की होती है। एक को आप कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, है ना, शॉर्ट में कहते हैं जीएफसी, अर्थात ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन। और बच्चों दूसरा होता है अपरद खाद्य श्रृंखला। दूसरा क्या होता है, अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला। डेट्राइटस फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला यानी कि डेट्राइटस फूड चेन, अर्थात डीएफसी, डीएफसी भाई। अब ये जो चारण खाद्य श्रृंखला है, चारण खाद्य श्रृंखला, ये क्या है, ये चारण पर आधारित है बेटा, ग्रेजिंग पर आधारित है, ठीक है ना। किस पर आधारित है, चारण पर यानी कि ग्रेजिंग पर। तो आप कहेंगे कि चारण पर आधारित है, किस पर आधारित है, चारण पर, चरने पर, मारकर खाने पर। और ये उत्पादक से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से, उत्पादक से प्रारंभ होती है, ठीक है। जैसे सूरज से क्या हुआ, ये जो ऊर्जा है ये किसने ले ली, T1 ने, फिर वहां से T2 के पास, T2 से T3 के पास, T3 से T4 के पास। लेकिन ये जो अपरद खाद्य श्रृंखला है, ये अपरद से शुरू होती है। मैं आपको बताऊं, अपरद से शुरू होती है भाई, अपरद से प्रारंभ होती है, अपरद से प्रारंभ होती है। जैसे अगर आप ये खाद्य श्रृंखला बनाना चाहें तो कैसे बनेगी ये भाई, कि अपरद है, उसको खाएगा केंचुआ, अपरदहारी, केंचुआ खाएगी कोई चिड़िया, जैसे मान लीजिए गौरैया लिख लिया, और इस गौरैया को खा जाएगा बाद में बाज, ऐसे। अपरद से प्रारंभ हो अपरद खाद्य श्रृंखला कहेंगे। अच्छा मैं आपको एक खास बात बताऊं, बढ़िया मजेदार शानदार जबरदस्त वाली बात, क्या है वो, सुनिएगा आप। कि भाई जो जलीय पारितंत्र है, क्या है, जलीय पारितंत्र। तो आप कहेंगे जलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत, ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत जीएफसी होता है। क्या होता है बेटा, जीएफसी। और यहां पे मैं लिखूंगा कि स्थलीय पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत डीएफसी होता है, ठीक है भाई।
स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत जो कौन है, डीएफसी है, डीएफसी। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र में डीएफसी, जलीय में जीएफसी। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए भाई। जीएफसी में जो क्या है प्राथमिक उत्पादक है, प्रोड्यूसर वगैरह, वो सब क्या है, वो सब है बेटा शैवाल वगैरह। तो शैवाल वगैरह का क्या है, मैक्सिमम पार्ट खा लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए जलीय पारितंत्र में जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, जीएफसी, क्योंकि वहां ज्यादा अपरद निर्माण ही नहीं हो पाता, बन ही नहीं पाता। लेकिन अगर आप देखें स्थलीय पारितंत्र में, जैसे आम का पेड़ है, आपने आम खाया, थोड़ा बहुत पत्तियां वत्तियां किसी जानवर ने खाई तो खाई, नहीं तो देखो उसका जो छाल है, जो लकड़ी है, वो कोई खाता तो है नहीं, चरता तो है नहीं, वो क्या बनती है, अपरद। कुछ भी ले लो आप, गेहूं में आपने अनाज ले लिया, भूसा बना लिया, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी चीजें सड़ रही हैं। अमरूद का पेड़ है, अमरूद खाया आपने, बाकी सब सड़ रहा है, अपरद तैयार हो रहा है। तो स्थलीय पारितंत्र में अपरद ज्यादा निर्मित होता है भाई, क्योंकि स्थलीय पारितंत्र के जो उत्पादक है उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसा है जो कंज्यूमेबल नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है। उसकी नियत यह है कि वो अपरद ही बनेगा, वो सड़ेगा गलेगा, है ना, लकड़ी लट्ठा थोड़ी ना कोई खाता है। इसलिए ऐसा होता है कि स्थलीय पारितंत्र में जो अपरद खाद्य श्रृंखला है वो प्रमुख स्रोत है। और उधर अगर हम लोग बात करें जलीय में, तो फिर जीएफसी जो चारण खाद्य श्रृंखला है वो प्रमुख स्रोत है भाई। अब बच्चों इसके बाद पढ़ते हैं ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ऊर्जा स्थानांतरण का ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम। ठीक है, इस नियम के बारे में किसने बताया, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था लिंडमैन। लिंडमैन ने बताया था। वो क्या बताया था कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक, अगले पोषी स्तर तक 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, आप ऐसे समझो अलग अलग हम लोग फूड चेन बना लेते हैं। पहला T1 और T2। दूसरा देखो भाई T1, T2, T3। एक और देखो T1, T2, T3, T4। एक और देखो T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, सुनो, मान लो T1 के पास क्या था, 1000 जूल ऊर्जा थी, इसका 10%। T2 के पास कितना पहुंचा, 100 जूल। ऐसे देखो 1000, 1000 जूल से यहाँ पर कितना पहुंचा, 100 जूल, 100 जूल से यहाँ पर कितना पहुंचा, 10 जूल। ऐसे देखो 1000 जूल, फिर यहाँ पर कितना बेटा, 100 जूल, फिर कितना यहाँ पर 10 जूल, और फिर इतना कहाँ पर, 1 जूल। तो यहाँ पे देखो जरा आप, 1000 जूल, फिर उसके बाद 100 जूल, 10 जूल, 1 जूल, 0.1 जूल भाई साहब। यानी कि जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ते जाते हैं, फूड चेन बढ़ती जाती है, आखिरी पोषी स्तर के पास बहुत कम ऊर्जा पहुंचती है मित्रों। तो आप कहेंगे कि
बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की अपेक्षा बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की अपेक्षा छोटी खाद्य श्रृंखलाएं अच्छी होती हैं। छोटी खाद्य श्रृंखलाएं अच्छी होती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ना आप आगे बढ़ते हैं, आर का जो मान है वो बढ़ता जाता है भाई साहब। आर का जो मान है वो बढ़ता जाता है। आर का मान 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, यहां तक 60% हो सकता है। T1 या उत्पादक के लिए कितना रहता है? ये रहता है बेटा लगभग लगभग 20%। 20%। 20%। उपभोक्ता के स्तर पर अगर आप देखें तो ये लगभग लगभग 30-40% रहता है, आप 30 मान लीजिए। और जो टॉप कंज्यूमर है, जो टॉप कॉर्निवोर है, शेर, चीता वगैरह, सर्वोच्च मांसाहारी, उनके स्तर पर भाई साहब कितना रहता है? 60% तक आर का मान है। तो एक तो आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ फूड चेन में नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उस बढ़ते बढ़ते ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है? जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, आप ये देखेंगे कि आखिरी वाला जो ट्रॉफिक लेवल उस पर बहुत कम ऊर्जा पहुंचेगी। और यही वजह है कि जो छोटी खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं बजाय बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं। ठीक है भाई, चलिए। अब बच्चों मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा, स्थित सस्य यानी कि स्थित सस्य कह लीजिए आप इसे, या फिर अगर आप इसे चाहें तो कह सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, या फिर आप इसे कह सकते हैं खड़ी फसल। ठीक है, सब एक ही बात है। स्थित सस्य कह लीजिए, या फिर बच्चों खड़ी फसल कह लीजिए। खड़ी फसल, और या फिर आप कह लीजिए स्टैंडिंग क्रॉप। इंग्लिश में क्या कह लीजिए भाई साहब? स्टैंडिंग क्रॉप। एक ही बात, ठीक है। क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप आपका, ये भी समझो। तो आप कहेंगे कि जो पारितंत्र है, ठीक है ना, पारितंत्र में पारितंत्र में किसी समय पर विभिन्न ट्रॉफिक लेवल पे विभिन्न पोषी स्तरों में उपस्थित सजीव सामग्री की मात्रा, लिविंग मटेरियल जिसे आप कहते हैं, सजीव सामग्री की मात्रा, जो लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर, इसको आप संख्या या फिर जैव भार में व्यक्त कर सकते हैं। संख्या अथवा जैव भार में प्रदर्शित या व्यक्त, चाहे तो आप संख्या के हिसाब से समझ लें, लेकिन सीआरटी ने ऐसा लिखा, इसको अगर ज्यादा बढ़िया देखा जाए तो जो खड़ी फसल है वो सही मायने में जैव भार के रूप में व्यक्त होती है। और जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, बायोटिक पोटेंशियल जिसे आप कहते हैं, स्मॉल आर जो होता है, स्मॉल आर, वो जो है सही मायने में जो है नंबर को प्रदर्शित करता है। नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, जो बायोटिक पोटेंशियल होता है। और ये जो स्थित सस्य है, इसको सही मायने में जैव भार में करना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने दोनों लिखा, दोनों याद रखें। आइए इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पारितंत्र पिरामिड। पारितंत्र पिरामिड, ठीक है ना, पारितंत्र पिरामिड, इन्हीं को इल्टोनियन पिरामिड भी कह देते हैं। इन्हीं को कह देते हैं इल्टोनियन पिरामिड। इल्टोनियन पिरामिड, चार्ल्स इल्टन ने बताया था भाई इस बारे में।
किसने बताया था? चार्ल्स विल्टन ने। पिरामिड जो होते हैं, याद रखिएगा, जब भी कभी पिरामिड बनाया जाता है, जब भी कभी पिरामिड बनाया जाता है, तो सबसे नीचे क्या लिया जाता है बेटा? T1। और सबसे ऊपर जो है लिया जाता है, हम लोग कहेंगे कि सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। और जब इस आधार पर आप देखेंगे, ये जो पिरामिड है, जब आप इस आधार पर देखेंगे, तो पिरामिड तीन तरीके का होता है। एक होता है अनियमित, या इसी को आप कह सकते हैं तर्कवाकार का, स्पिंडल शेप। एक होता है बच्चों उल्टा, अर्थात इनवर्टेड। और एक होता है सीधा, अर्थात अपराइट। सीधा अर्थात अपराइट। समझो क्या माजरा है। अगर ऐसा हो जाए कि उसका जो आधार है वो चौड़ा है, आधार कैसा है? चौड़ा। और टॉप वाला जो हिस्सा है वो कैसा है? सकरा, नैरो। यानी कुछ इस तरीके से अगर वो बन जाए भाई, तो देखिए T1, T2, T3, T4। अगर ये ऐसा हो जाए तो ये सीधा पिरामिड है। लेकिन भाई जी मैंने क्या कहा, अगर ऐसा हो कि आधार, बेस जो है सकरा है, यानी कि T1 के लेवल पे कम है चीजें, और टॉप जो है वो चौड़ा है, कुछ इस तरीके से आप ले लीजिए इसको। T1, T2, T2, T3, T4, इस तरीके से जब ये होता है, इसे उल्टा पिरामिड कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि ये क्या है? T1, ये क्या है? T2, ये क्या है? T3। तो ये कुछ कुछ इस तरीके से पिरामिड बनेगा भाई, स्पिंडल शेप या अनियमित आकार का। स्पिंडल शेप या अनियमित आकार का बेटा, ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो पिरामिड होते हैं, ध्यान से समझिए। एक मिनट बेटा। ठीक है, ये जो पिरामिड है, पिरामिड की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। अब पिरामिड क्या है? इकोलॉजिकल पैरामीटर के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे पिरामिड आप किसका बना सकते हो भाई? संख्या का बना सकते हो, संख्या का बना सकते हो पिरामिड आप। या फिर पिरामिड आप बना सकते हो जैव भार का। या फिर पिरामिड आप बना लीजिए ऊर्जा का, ऊर्जा का पिरामिड। बच्चों अगर आप देखें, ये जो संख्या का पिरामिड है ये सामान्यतः सीधा होता है। सामान्यतः कैसा होता है? सीधा। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा होता है, आप समझ सकते हैं 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉस है। लेकिन ये जो जैव भार का पिरामिड है, जैव भार का पिरामिड, अगर आप जैव भार की पिरामिड की बात करें, ठीक है, तो स्थलीय पारितंत्र में ये कैसा है? सीधा है। जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। और जलीय पारितंत्र में ये उल्टा है। जलीय पारितंत्र में उल्टा है, ठीक है ना? जलीय पारितंत्र में क्या है? उल्टा है। आप देखिए यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो इकोलॉजिकल पिरामिड हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? ये देखेंगे आप। जैसे ये क्या है भाई? ये ऊर्जा का पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड।
10,000 जूल T1 पे, T2 पे उसका 10% 1,000, T3 पे 100, T4 पे 10 जूल। ये जो पिरामिड आप देखें, अगर जैव भार के पिरामिड हैं दोनों, जैव भार के पिरामिड, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखो समुद्री पारितंत्र में उल्टा है, फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर T1 पे है 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर T2 पे है किस, ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जंतु प्लवक की एक पीढ़ी, ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि T1 से ज्यादा बायोमास T2 का है? क्योंकि जंतु प्लवक की एक पीढ़ी एक पीढ़ी पादप प्लवकों की कई पीढ़ियों को खाती है। आसान भाषा में समझो, पादप प्लवकों की कई पीढ़ियों को खाती है। इसीलिए होता क्या है कि जो जंतु प्लवक है उनका जो बायोमास है, उनका जो जैव भार है, वो पादप प्लवक से ज्यादा होता है। और ये संख्या का पिरामिड है भाई साहब, इधर ये जो आप देख रहे हैं, इट इज द पिरामिड ऑफ संख्या, पिरामिड ऑफ नंबर। ये बच्चों संख्या का पिरामिड है, समझो बात को, संख्या का पिरामिड। T1 के लेवल पे आप देख रहे हैं 58,42,000, 7,08,000 T2 पर, उसके बाद जो है 3,54,000 T3 पर, 3,54,000, और T4 पे 3। यानी कि अगर आप देखें 58,42,000 T1 मिल के क्या कर रहा है, केवल और केवल 3 T4 को सपोर्ट कर पा रहा है। तो ये है पिरामिड से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा दूं जो पारितंत्र पिरामिड है उसकी सीमाएं, लिमिटेशन क्या क्या है। पारितंत्र पिरामिड की सीमाएं, पारितंत्र पिरामिड की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पहली बात, आप कहेंगे इसमें दो या अधिक पोषी स्तरों से संबंधित दो या अधिक पोषी स्तरों से संबंधित प्रजाति की गणना नहीं की जाती। मतलब अगर वो कोई जीव जो है एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल में आ रहा है तो उसको नहीं काउंट करते हैं। एक ही ट्रॉफिक लेवल पे बात की जाती है उसकी, एक ही ट्रॉफिक लेवल पे। इसके अलावा इसमें क्या है, सरल खाद्य श्रृंखला पर विचार किया जाता है। सरल खाद्य श्रृंखला पर विचार किया जाता है। खाद्य जाल का समावेश नहीं है, या खाद्य जाल को समावेशित नहीं किया गया, समावेशित नहीं किया गया। भाई आप एक चीज समझो ना, क्या होता है नेचर में, प्रकृति में, सही मायने में जो है वो क्या है, वो तो खाद्य जाल है, फूड वेब है। लेकिन ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये फूड वेब पर आधारित नहीं होते हैं, ये खाद्य जाल पर आधारित नहीं होते हैं, ये आधारित होते हैं किस पर, खाद्य श्रृंखला पर। और तीसरी बात, आप कहेंगे जो मृतोपजीवी हैं, या आप कहेंगे कि जो अपघटक सूक्ष्म जीव हैं, मृतोपजीवी अपघटक, अपघटक सूक्ष्म जीव इत्यादि को पिरामिड में स्थान नहीं दिया जाता है, पिरामिड में स्थान नहीं दिया गया, पिरामिड में स्थान नहीं दिया गया। ठीक है भाई, ये वाली बात। तो इसलिए ये जो चीजें हैं कि भाई माइक्रोब्स को कोई प्लेस नहीं दिया गया, डिकम्पोजर्स को कोई प्लेस नहीं दिया गया। अगर कोई ऐसा है जो एक साथ एक से अधिक
ट्रॉफिक लेवल पे आता है तो उनको भी नहीं शामिल किया गया। ये आधारित है किस पर? खाद्य श्रृंखला पर, जबकि नेचर में सही मायने में पाया जाता है क्या? खाद्य जाल। तो ये सब वो चीजें हैं भाई, ठीक है ना, ये सब वो चीजें हैं कि जो एक तरीके से बताते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड की भी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है ना, लिमिटेशंस हैं भाई इनकी। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ एक सवाल है वो और कर लो आप, ठीक है ना, जैसे एनसीईआरटी वाले भी कभी कभी पूछ लेते हैं, नीट में भी पूछा जा सकता है फिर। ठीक है, सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा हो जाए, ठीक है ना, हमें क्या करना है? संख्या का पिरामिड बताना है, संख्या का पिरामिड। किसका संख्या का पिरामिड बताना है बताइएगा जरा मुझे यार। दो सवाल एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, आप उसको करिएगा और फिर जो है उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर मैं आपको जो है उसके बारे में बताऊंगा, उसका सलूशन मैं बताऊंगा। पहला सवाल तो ये कि आपके पास वृक्ष है, उस पर शाकाहारी चिड़िया है, शाकाहारी पक्षी, और फिर उस पर है परजीवी, परजीवी। चलिए आपको क्या करना है? इसका संख्या का पिरामिड बताना है। बताइए कैसा होगा? संख्या का जो पिरामिड है बताइए कैसा बनेगा? पहले आप बताइए भाई, फिर मैं बताता हूँ। शुरू हो जाओ फटाफट से। इसका जो संख्या का पिरामिड है कैसा होगा? सुनिए, इसमें क्या होगा कि जो वृक्ष है, वृक्ष, वृक्ष को हम लोग कहाँ पे ले लेंगे? T1 में ले लेंगे। बताइए सही बात है कि नहीं है? वृक्ष को किस में ले लेंगे? T1 में। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, वृक्ष को किस में ले लिया जाएगा? T1 में ले लिया जाएगा। T1 में कौन है? वृक्ष। T2 में कौन है? शाकाहारी पक्षी, शाकाहारी पक्षी। T3 में कौन है बेटा? परजीवी। अब सुनो, वृक्ष कितना है? एक। उस पे शाकाहारी पक्षी कितने हैं? 100। उन पे भाई साहब फिर पिरामिड, सॉरी, परजीवी अगर पूरा मिला के देखो, अगर आप पूरे पूरे क्या मिला के देखो, परजीवी तो बहुत सारे परजीवी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 के लेवल पे ये सबसे कम रहेंगी चीजें, T2 पे उससे ज्यादा, और भाई साहब T3 पे और ज्यादा। सही है कि नहीं? ये क्या हुआ? T1, ये क्या हुआ? T2, और ये क्या हुआ? T3। यानी कैसा पिरामिड बन रहा है बेटा यहाँ पर? ये बन रहा है बच्चों उल्टा पिरामिड, उल्टा, उल्टा पिरामिड बन रहा है। अब बात समझ। ऐसे ही एक और सवाल करते हैं बेटा, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक और सवाल करेंगे। इस बार सवाल ये है, इसी तरीके का सवाल है। आपने क्या लिया बताइएगा जरा? वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष के बाद हम लोग ले लेंगे शाकाहारी पक्षी, वृक्ष, शाकाहारी पक्षी और बाज। इसका भी आपको क्या बताना है? संख्या का पिरामिड बताना है भाई, संख्या का पिरामिड बताओ। चलो शुरू हो जाओ। इसका जो है आपको संख्या का पिरामिड बताना है, शुरू हो जाओ। पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। सॉल्व कर लिया भाई? देखो ये जो है ये क्या हो गया? T1, ठीक है, ये क्या हो गया? T2, और ये क्या हो गया? T3। मान लीजिए क्या है, वहां पर एक पेड़ है, उस पे 100 शाकाहारी पक्षी हैं,
तो मान लेते हैं कि 5 बाज हैं, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप पिरामिड बनाएंगे, ये हो गया भाई साहब T1, और ये क्या हो गया T2, और ये हो जाएगा T3। यानी कि कैसा पिरामिड बनेगा, ऐसा कुछ स्पिंडल शेप का पिरामिड बनेगा। स्पिंडल शेप यानी कि तर्क रूपी स्पिंडल शेप पिरामिड, अर्थात तर्क रूपी पिरामिड। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये जो चैप्टर है आपका पूरा हुआ, है ना। आज के लेक्चर में हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया था, बताओ जरा मुझे। अपघटन पढ़ा हमने, ठीक है। अपघटन के सारे पद पढ़े, ह्यूमस क्या होता है, अपघटन कब तीव्र गति से होगा, कब मंद गति से, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, विभिन्न पोषी स्तर, विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, 10% एनर्जी ट्रांसफर ला, स्टैंडिंग क्रॉप, पिरामिड्स। ठीक है, चलिए, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है अब बढ़िया से आपको प्रिपेयर हो गया होगा। ठीक है भाई, बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन मैं सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं आप भी बताएं। चलिए, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।